वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, अभी तक हम चैप्टर 2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था, अभी हम जो है चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके इसमें दो रीज़न है। पहला जो रीज़न है वो ये है कि एक सेपरेट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। और सेकंड जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके कोर्स में 6 प्रैक्टिकल है, 1 2 3 नहीं, पूरे 6 प्रैक्टिकल हैं जो कि इस चैप्टर पर बेस्ड हैं। ठीक है, 3 तो आपके प्रैक्टिकल है, वो है मीटर ब्रिज के, 2 पोटेंशियोमीटर के हैं और 1 ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है। इस तरह से 6 प्रैक्टिकल है जो इस चैप्टर पर बेस्ड है। तो आपको बड़े ध्यान से इस चैप्टर को स्टडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसका जो बेसिक है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप लोअर क्लास में स्टूडेंट पढ़ चुके हो 10th में जनरल फॉर्म में इसको, कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म पढ़ रहे हैं। बट करंट आर नॉट ऑलवेज स्टडी, करंट जो हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होती है। एंड इस तरह से क्या होता है, जनरली हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी कि चार्ज के फ्लो में जो चेंज होता है किसी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, उसको हम करंट कहते हैं। वेर डी क्यू क्या है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है जो फ्लो करता है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टी। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी जो होता है, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं क्लास 11th में। तो उस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कीप ऑन चेंज होता रहता है, तो उसे हम करंट कहते हैं। तो करंट हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट, कांस्टेंट नहीं होती है। ये क्या होती है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है आपका है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर। देखते हैं कि जो कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो उससे करंट जो है किस तरह से बनती है। At a given time t पर there is no fixed direction for the velocity of the free electron। किसी इंस्टेंट पर स्टूडेंट यदि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर नोट करें तो हम ये पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, उनकी कोई पर्टिकुलर या स्पेशल डायरेक्शन नहीं होती है। या अदर वर्ड्स में देखो मैंने लिखा है, दैट इज देयर इज नो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वन डायरेक्शन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कोई कंडक्टर, मान लीजिए पेन कंडक्टर है, तो इस पेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव नहीं कर रहे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होता है, कोई इधर कर रहा होता है, कोई इधर कर रहा होता है। इस तरह से ये डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, इनका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है और नेट जो फ्लो होता है वो क्या रहता है, चार्ज का 0 रहता है। और चार्ज का फ्लो 0 होता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है कंडक्टर में वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये देखिए मैंने समझा दिया है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब जो है सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर कोई इधर कोई इधर कोई इधर मूव करेगा, एक डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखें ये बात। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। एक्सेलरेट मतलब उनकी वेलोसिटी में चेंज आता है और वो मूव करने लगते हैं कहाँ पर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की तरफ जाने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव तरफ जाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको फील होता है। एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखिए लिखा है मैंने, बाय द पॉजिटिव एंड। और रिपल्सन वहाँ से मिलता है जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, बाय द नेगेटिव एंड ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से जो यूनि डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, है ना, वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है इन द कंडक्टर। स्टूडेंट फिर मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखें। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं और तभी जो है करंट बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम। ये आपकी 12th के हिसाब से जो है 2-3 छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं, वो देखिए क्या है। पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वैसे ये ड्रिफ्ट जो है बायोलॉजी का वर्ड भी है, जो आपने सुना होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है,
तो अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा ही इसमें होगा। इफ़ u1 एंड u2 एंड un आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए जो है शुरू में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर के अंदर, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग होगी। तो मान लीजिए उनकी वेलोसिटी u1 u2 un जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में जो एवरेज थर्मल वेलोसिटीज होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, एवरेज जब निकालेंगे तो u1 पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की u2, फिर उसके बाद un, उन सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किस n से। तो हमारे पास जो एवरेज आएगा इस सबका वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो न्यूमरेटर पार्ट 0 क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन अलग होने की वजह से क्या होगा, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव पॉजिटिव सब कैंसिल आउट हो जाते हैं और ओवरऑल 0 हो जाती है। और डिवाइड बाई n तो 0 आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, 0 आती है। और ये जो बनती है जो डिफरेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्यों बनती है, मैंने देखो रीजन लिखा है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का किसके साथ होता है, आयंस के साथ, क्योंकि आयंस जो होते हैं साथ में इलेक्ट्रॉन के रहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। एंड एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 बन जाती है। दस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। इस तरह से चार्ज जो है फ्लो नहीं करता है इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई तो चार्ज जो है फ्लो कहाँ से करेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड ई जो क्या होता है वो अब देख रहे हैं हम। एक्सीलरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर हो जाता है, फोर्स अपॉन मास के। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो एक्सीलरेशन आ जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, लेकिन पहले ध्यान रखो एवरेज जो है वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे ही प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है और माइनस ई अपॉन एम हो जाता है। फोर्स क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले, फोर्स जो है Q इंटू ई होगा इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Q इंटू ई होता है वो हमने यहाँ डाल दिया, और नीचे जो है मास है m है, और यहाँ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लिखा है। अब इन वन जो है इलेक्ट्रॉन में हैविंग द रैंडम थर्मल वेलोसिटी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है रैंडम जो है मतलब किसी भी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u1 है, और वो एक्सीलरेट होता है कब तक, t टाइम तक, ठीक है, t टाइम तक वो एक्सीलरेट होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इंक्रीज होती है तो देन इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, जो हमारी इक्वेशन कहती है v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो उससे हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो u1 प्लस ए टी वन, ठीक है। तो t1 पे उसकी वेलोसिटी ये होगी। ऐसे ही जो है उसकी कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी जो होगी t2 टाइम पर क्या होगी, वो v2 होगी, ठीक है। इस तरह से v1 v2 का एवरेज निकालेंगे तो v हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ u1 u2 का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, UAV हो जाएगा। और UAV हम निकाल चुके हैं पीछे इक्वेशन 1 में, वो क्या होता, 0 था। तो एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग जो वेलोसिटी होगी उसका एवरेज होगा वो 0 होगा, और ये हमने एज इट इज लिख दिया है। और ये एवरेज टाइम है T1 T2 T का, ये देखिए मैंने नीचे बता दिया है, वेयर TAV क्या है, एवरेज टाइम है T1 T2 Tn। और इसको हम जो है टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरेज टाइम को बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक के बाद एक कोलिजन करता है तो दो कोलिजन के बीच में जो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एवरेज टाइम कह देते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो है एवरेज जो वेलोसिटी आती है फाइनल वो a इंटू टाउ हो जाती है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज टाइम जो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, या कहते हैं एवरेज टाइम इलैप्स, मतलब जो स्पेंड हो जाता है, जो खर्च हो जाता है टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जब दो बार इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है उस टाइम और अपनी वेलोसिटी को रिलैक्स करके अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है। ऐसे तरीका है याद करने का। फॉर मोस्ट कंडक्टर इट इज एन ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻14 सेकेंड। अब जब इलेक्ट्रॉन दो लगातार कोलिजन करता है तो कितना टाइम का गैप रहता है, वेरी स्मॉल गैप, 10⁻⁻14 यानी 0.0001 13 0 और 1, इतना छोटा टाइम इंटरवल रहता है, और उस टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और जो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है इस वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में, आपको पता है कि आप जब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो तो आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, आप भी जो तेजी से चलने लगेंगे। ऐसे इसमें क्या होता है कि ये रिलैक्स करके अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेता है। तो वेलोसिटी गेन जो की जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसमें, इस रिलैक्सेशन टाइम में, रिलैक्स करने के बाद,
उसे हम क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली जो वेलोसिटी होती है। तो ड्रिफ्ट इसलिए नाम पड़ा, गोइंग इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्रिफ्ट कहलाता है। अपने जो एक्चुअल पाथ से मुड़ जाना। देखिए मैंने ये डायग्राम बड़ा अच्छा समझाया है। इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल में जो है इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये तो थर्मल वेलोसिटीज है, जो इसके कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट है हीट, उसकी वजह से जो वेलोसिटीज है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन सॉरी ये इधर जा रहा है। तो लेकिन ये सभी इलेक्ट्रॉन जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, देखिए प्लस और माइनस, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, देखिए ये भी इधर, ये भी इधर, है ना, सभी इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इधर एक ही डायरेक्शन में इधर जाने लग जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखो मैंने लिखा है। तो कब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन में, जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब जाने लगते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी है और जो करंट होती है आई, इन दोनों में हम रिलेशन जो है सेटअप करेंगे। ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आता है। तो इसके लिए देखिए हम, मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, उसमें यहाँ बैटरी लगी हुई है, साथ में एक यहाँ पर जो है बल्ब लगा हुआ है, ये कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नीफाई किया। एक्चुअल में ये वायर ही है, इसको मैग्नीफाई किया, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, आपको समझ आ जाए जैसे। ये इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन है वायर का, ठीक है। और ये कन्वेंशनल जो है करंट की डायरेक्शन है, जो कि प्लस से माइनस की तरफ होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनती है वो अपने पास जो डायरेक्शन जो है वो ली जाती है, वो ये वाली हो गई इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब देखिए सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लेंथ का ये कंडक्टर है, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको अटैच कर दिया, ऑफ लेंथ एल ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है सेटअप किया जाता है इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं हम। तो देखिए कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, क्योंकि बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके अंदर। द कंडक्टर इज गिवन बाय ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है कंडक्टर में क्या होगा, ई इक्वल टू वी अपॉन एल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर इंटू आर। तो के क्यू अपॉन आर को वी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर का मतलब वी अपॉन एल, एल या आर डिस्टेंस होती है, तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ होती है। इक्वेशन नंबर 1 जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब मान लीजिए 1 यूनिट लेंथ के अंदर, ये तो बहुत बड़ी लेंथ है एल, मान लीजिए इसकी 30 यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट लेंथ के अंदर एन इलेक्ट्रॉन है, या कह दो और तो एल यूनिट लेंथ के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या होंगे, एल यूनिट के अंदर एल एन होंगे। लेकिन बात क्या है कि जो अपनी लेंथ है, इसकी जो थिकनेस है नेग्लिजिबल तो नहीं है, इसकी थिकनेस भी है कुछ, इसका एरिया भी है क्रॉस सेक्शन का, इसलिए हम एन एल के साथ जो है एरिया भी लिखेंगे, या यूँ कह देंगे एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर भी लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें कितने हैं। अब बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए, अब टोटल चार्ज की बात करते हैं। तो टोटल चार्ज कंटेन इन द गिवन वॉल्यूम जो है एल क्या है, वॉल्यूम है, इसे में कितने जो है चार्ज होगा, तो इसको इंटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इंटू चार्ज से कर दिया, Q इक्वल टू एन ई एल हो गया, Q इक्वल टू एन ई होता है। अब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच एंटर द कंडक्टर, जो एंटर करेंगे कंडक्टर में क्या है यहाँ से, वो क्या होंगे, विल पास थ्रू द कंडक्टर, वो कंडक्टर से बाहर भी निकलेंगे। कंडक्टर से कहाँ से जो है पास होते हैं, एट द लेफ्ट हैंड से जो है निकल जाते हैं, और टाइम टी लेते हैं मान लो निकलने में। अब उन्होंने टी टाइम लिया, इलेक्ट्रॉन ने जो है एक एंड से एंटर करके दूसरे एंड तक जो है निकलने में टी टाइम लिया। तो डिस्टेंस उन्होंने कितनी ट्रेवल की थी, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ एल थी, तो एल डिस्टेंस ट्रेवल की उन्होंने। वेलोसिटी क्या थी, किस वेलोसिटी से आ रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ रहे थे, तो उन्होंने टाइम जो लिया वो एल अपॉन वी डी हो जाएगा। और डी स्मॉल बनाना है आपको। आगे देखते हैं, आई इक्वल टू हम जानते हैं क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई ए एल, और टी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे एल अपॉन वी डी, ध्यान रखें। तो वी और डी अलग अलग नहीं है, डी तो ये मतलब इसको लगाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, केवल वी है यहाँ पर। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दिस इक्वेशन जो है हमें ये शो करती है करंट आई जो होती है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है क्या होती है वो बताती है। तो करंट आई जो है किसके फॉर्म में है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में। स्टूडेंट याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। देयरफॉर करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, अब करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपर यूनिट एरिया, ये याद रखें। जैसे अपने पास डेंसिटी होती है
मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वहाँ पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यहाँ पर यूनिट एरिया होता है। ध्यान रखें, करंट का पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर यूनिट एरिया लगाएंगे तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा NE/VD। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे करंट डेंसिटी को, तो NE/VD आ जाएगा, क्योंकि V वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब द अबव इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ E, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं आगे रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो है इससे यूज करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन से ओम्स लॉ को रिड्यूस करना चाहें, ये आता है क्वेश्चन कई बार पेपर में, तो कैसे करेंगे। तो देखिए I = NE/VD हम पढ़ चुके हैं ऊपर इक्वेशन 3 में, तो NE हो गया और VD की वैल्यू हमने डाल दी, जो पीछे निकाल चुके हैं अपन, वो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, जो वैल्यू हम जहाँ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताई थी डेफिनेशन, वहाँ निकाल चुके हैं। तो E τ/m निकाली थी अपन ने, तो ये हो जाएगा NE² A/m और ये टाउ, और यहाँ मैंने क्या किया है E की वैल्यू डाल दी है V/L, ये भी हम पीछे बता चुके हैं आपको। अब V/I जो है हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर V/I हमने क्या किया कि V को इसके नीचे ले लिया, I के नीचे, ये जो है हमारा I चल रहा है, अब V को I के नीचे ले गए, तो क्या बच गया हमारे पास, देखिए ये बचेगा क्या है ML/NE² τ/A बचेगा। तो ये जो अपने पास जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, अब ML को यहाँ ले जाएंगे, I को नीचे ले आएंगे, तो V/I आना जाएगा, ML इधर आ जाएगा, और NE² जो है और टाउ सब जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और ये सभी की सभी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है एक फिक्स टेम्परेचर पर, और कांस्टेंट रहती है तो इसके लिए हमने कांस्टेंट बना दिया, वो उसको बोलते हैं हम R, एंड दिस प्रूव्स द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी यही कहता है कि V/I = R, तो ये R ही माना है मैंने इस पोर्शन को। ठीक है, ये ओम्स लॉ प्रूव हो गया है, किस रिलेशन से, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले रिलेशन से। आगे देखते हैं स्टूडेंट, वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J और जो है कंडक्टिविटी सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये काम आता है आपके। फॉर एन इलेक्ट्रॉन E = -E होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो और VD क्या है ऊपर पढ़ चुके हैं अपन, ये होती है, तो E को मैंने -E डाल दिया है इक्वेशन 1 में, जो हमने पीछे इक्वेशन 1 निकाली है। अब J = क्या है, NE/VD होता है, तो ये क्या हो जाएगा N, और E की जगह क्या डाल देंगे -E, और VD की वैल्यू क्या है, ये रही, वापस डाल दिया हमने, मल्टीप्लाई किया, NE² τ/m हो गया है। अब NE² τ/m को क्या कहते हैं, ध्यान रखें, कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टर की क्या होती है, कंडक्टिविटी, NE² τ/m, और इसको ये रेसिप्रोकल भी होता है, कंडक्टिविटी किसका, जो है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ये रो है जो रेजिस्टिविटी है। तो अगर हम जो है इससे रिलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं सिग्मा डालूंगा, तो J = सिग्मा × E हो जाएगा, देखिए, और यदि मैं 1/ρ डालता हूँ यहाँ पर, तो ρ × J हो जाएगा बराबर E आ जाएगा, ये देखिए, ρ × J, E बराबर ρ × J। तो इस तरह से ओम्स लॉ जो है हमारे पास आ गया है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। क्या क्या वेक्टर क्वांटिटीज है, करंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिक फील्ड E के रूप में ओम्स लॉ हमारे पास आ गया है। तो ये रिलेशन है दोनों, ये भी काम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टूडेंट जो है आपको आज इतना ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, और बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे में जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो वहाँ पर इससे को वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ताकि आपको डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।